गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, जो आज की क्लास हमारी होगी उसमें हम एक सीटेट का पेपर लेकर के आपके लिए आए हैं। सीटेट सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है टीचर्स बनने के लिए। तो जो सीटेट का पेपर होता है वह पेपर मैंने आपको शुरू से और लास्ट तक जितने भी इसमें पेजेस हैं वो सब मैंने आपके लिए स्कैन करके आपके सामने पूरा पेपर लाई हूँ। इसमें से मैंने जो सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान वाला पोर्शन है उसको अलग कर दिया है, क्योंकि मैं बेसिकली साइंस मैथ्स वालों के लिए ही वीडियो बनाती हूँ। इसलिए मुझे लगा कि मेरे चैनल से जो भी बच्चे जुड़े होंगे वो साइंस और मैथ्स से ही होंगे। उसके अलावा अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पे चाहिए या क्वेश्चन पेपर जो किस तरह से आता है वो चाहिए आपको, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिखिए, तो मैं वह भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले सबसे पहले देखिए इस तरह से आपका पेपर आएगा। जो ये सीटेट होता है इसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले तो आप इसको सीटेट को आप जो आपके केवीएस के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम होते हैं, एनबीएस हो गया, आपका नवोदय विद्यालय हो गया, उसके अलावा किसी भी राज्य के जो टीईटी होते हैं उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो सीटेट है वह एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसमें 90 मार्क्स तो आपको जनरल के लिए क्वालिफाइंग होता है। जो जनरल बच्चे होते हैं उनके लिए 90 मार्क्स क्वालिफाइंग होते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि कम से कम आपको 130 से ऊपर मार्क्स लाने हैं, क्योंकि जब आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो वहाँ पे आपके ये मार्क्स भी आपको मेरिट में आगे जाने में हेल्प करेंगे। तो जो ये सीटेट का पेपर है, जो भी बच्चे आज चाहते हैं कि हम टीचिंग में अपना कैरियर बनाएं, तो उनके लिए अब टीईटी भी एक मानक हो गया है। टीईटी एक क्वालिफाइंग पेपर है। अगर आप राज्यों की बात करें तो अलग अलग राज्य अपने अपने वहाँ टीईटी कराते हैं। जैसे उत्तराखंड वाले यूटेट कराते हैं, उत्तर प्रदेश वाले यूपी टेट कराते हैं। इसी तरह से अलग अलग राज्यों के टीईटी होते हैं। लेकिन जो यह सीटेट का पेपर है, यह अगर आपने क्लियर कर दिया है तो आपको न तो यूटेट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी और राज्यों का टेट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। आपने अगर सेंट्रल टीईटी निकाल दिया, केंद्रीय टीईटी आपने निकाल दिया है, आप केबीएस का भी भर सकते हो, एनबीएस का भी भर सकते हो। उसके लिए उसके अलावा जो एकलव्य आवासीय विद्यालय होते हैं या कोई भी विद्यालय होते हैं जो केंद्र से जुड़े हुए होते हैं, जैसे आर्मी स्कूल वगैरह हो गए हैं, उन सब के फॉर्म आप भर सकते हो। तो आपको ये जो टीईटी है इसको निकालना इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन आपके सामने है, इंस्ट्रक्शन देख लेंगे, उसके बाद हम पेपर की तरफ चलेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को, फटाफट मैं आपको उनके आंसर बता दूंगी और आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन रहेंगे। इसी तरह का बिल्कुल पेपर आएगा। ये रियल क्वेश्चन पेपर है आपका। ये देखिए इस तरह से आपका पेपर आएगा और यहाँ पे आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए होंगे। यहाँ पे इस तरह से सील लगी हुई होगी। और जो आपके यहाँ पे देखिए कौन कौन से भाग आएंगे इसमें। तो भाग प्रथम में आपका आएगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये 1 से 30 तक के क्वेश्चन इसमें आएंगे। बाकी भाग 2 में आपका गणित और विज्ञान आएगा। जिन बच्चों का गणित और विज्ञान नहीं होगा, जो साइंस के स्टूडेंट नहीं होंगे, उनके लिए सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान आएगा। तो आप सब जो लोग भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं वो गणित और विज्ञान के बच्चे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे गणित और विज्ञान को ही लिया हुआ है। भाषा जो आएगी आपके पास, भाषा प्रथम अंग्रेजी और हिंदी आएगी। इन दोनों में से आपने एक भाषा को चूज करना है, या तो आप अंग्रेजी को चूज करेंगे या आप हिंदी को चूज करेंगे। अगर आप भाषा प्रथम के रूप में अंग्रेजी को चूज करते हैं तो आपको भाषा द्वितीय के रूप में हिंदी को ही चूज करना पड़ेगा। अगर आप दोनों जगह एक ही भाषा को चूज करते हैं, आपको लगेगा मेरी हिंदी अच्छी है तो मैं प्रथम भाषा भी हिंदी कर लेती हूँ, द्वितीय भाषा भी हिंदी कर देती हूँ, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको एक भाषा अंग्रेजी चुननी है और एक भाषा हिंदी चुननी है। वह उसी समय चुन लेते हैं जब आप फॉर्म भरेंगे। तो वहाँ आपने अगर हिंदी को प्रथम भाषा चुना है तो आपने एग्जामिनेशन में भी हिंदी को ही प्रथम भाषा चुनना है। वहाँ जाके आपने भाषा को चेंज नहीं करना है। जो भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा उसी हिसाब से आपने भाषा को चूज करना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आएंगे आपके यहाँ पे 4 भाग होंगे। और आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जो ये पहला वाला पोर्शन होता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, यह आपके अन्य एग्जाम भी जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उन सब में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आता है। इसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी कहते हैं। चाहे आप पीएचडी का पेपर देने जाओ,
चाहे आप नेट का पेपर देने जाओ, चाहे आप टीईटी का पेपर देने जाओ, या केंद्रीय सीटेट पेपर देने जाओ, केंद्रीय टीईटी का पेपर देने जाओ, या एलटी का एग्ज़ाम देने जाओ, लेक्चरर का एग्ज़ाम देने, सब जगह आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र अनिवार्य रूप से आता है। इसलिए आपको इस पेपर में जब आप इसको करेंगे तो जो भी मैं आपको पेपर प्रोवाइड कराती हूँ तो आपको सबसे ज़्यादा जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है इसके क्वेश्चंस को नोट कर देना है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल आपको याद करके रखना पड़ता है, जो याद करके ही आपको याद होंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन के पहले भाग, इस प्रश्न पत्र के पहले भाग पे हम आते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ पे आपको उसके आंसर भी बता रही हूँ। आंसर बताने के बाद आप अगर चाहो तो उसको अपने आप से सॉल्व भी कर सकते हो और देख सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये सारे जो यहाँ पे आपके लिए लिखे गए हैं ये आप पढ़ लेना, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए पहले भाग, प्रथम भाग आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। पहला भाग आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है। इसमें देखिए फर्स्ट से 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपने खालिस्तान भरना है तो उसको कहा जाता है विभेदी अनुदेशन, इंग्लिश में कहेंगे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इससे वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप। मेरा उद्देश्य यहाँ पे आपको सिर्फ ये चीज़ से अवगत कराना है कि वीडियो जो आपके एग्जाम में पेपर आएगा वो किस तरह से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, खालिस्तान भरना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव, और यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरना है, होते हैं। तो ये होते हैं स्वतंत्र। जो आपके संज्ञान और भाव होते हैं वो आपके स्वतंत्र होते हैं। क्या होता है, कॉग्निशन एंड इमोशंस। जो कॉग्निशन एंड इमोशंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आपके स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन के लिए सिखा रहा है। वह शिक्षण की, यहाँ पे आपको भरना है कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है। तो वह शिक्षण की आपकी प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है, इसको बोलेंगे मॉडलिंग विधि का प्रयोग कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस देखते जाने हैं कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 क्वेश्चन है मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो उसका व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है, उसका व्यवहार सतर्क प्रस्तुत करता है, विजिलेंट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो उसका यहाँ पे जो आपको भरना है फिल इन द ब्लैंक्स, वहाँ पे आपका आ जाएगा तार्किक। तार्किक का मतलब होता है लॉजिकल, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, कंज्यूमर टाइप टास्क। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि से अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श, और आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बनना है, संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब हो गया है जो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कौन कौन से जो प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और गतिबोधक। गतिबोधक यहाँ पे आएगा। गतिबोधक का मतलब हो गया काइनेस्टिक। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो एक दर्शाता है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों का विकास दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 है स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ क्या होता है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की अनुरूपता का। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के, यहाँ पे आपको क्या भरना है, चरण में प्राप्त होती है। तो इसका आंसर होगा संवेदी गामक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, के संदर्भ में बनाई जाती है। तो यह बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप लोग। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है और फिर लिखा है कि महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो वह है 18 से 24। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा किसने दी थी। तो बुद्धि लब्धि या IQ की जो अवधारणा है वह स्टर्न के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सृजनात्मकता की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे विविध सोच, यहाँ पे आएगा विविध सोच। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया जाता है। तो यहाँ पे आएगा ध्वनि संबंधी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है आपकी अनुमानी विधि का, ह्यूरिस्टिक मेथड का। फिर है 20 वाला क्वेश्चन देखिए। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग वह करती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। तो यह कथन क्या बताता है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, यह बताता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, के कुछ उदाहरण हैं। तो यह किसके उदाहरण हैं, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, यह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो यह आपकी शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है, यह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, समावेशी शिक्षा, फिर आपको यहाँ पे भरना है, के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष कौन से वर्ष में लागू हुआ था। तो यह 2016 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, यह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे दिव्यांग बच्चों की बात हो रही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष से
18 वर्ष तक। अगर सामान्य बच्चों की बात होती तो फिर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक आपका राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे आपके दिव्यांग बच्चों की बात हो रही है, इसलिए इसका राइट आंसर है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक। 28वां क्वेश्चन देखेंगे, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है? तो यह है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। तो क्या इसमें क्या अंतर्निहित है? इसमें है संज्ञान बोध, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मूर्त सोच। तो ये आपके जो 30 क्वेश्चन हैं ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से हैं। पहले भी मैं आपसे कह चुकी हूँ कि जो ये वाला पोर्शन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम आएंगे वहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अनिवार्य रूप से आता है, चाहे वो साइंस साइड के लिए हो चाहे वो आर्ट साइड के लिए हो। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है और इसके नोट्स बनाने। अब हम चलते हैं, इसका जो दूसरा भाग है उसकी तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का दूसरा भाग है आपका गणित और विज्ञान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके लिए लिखा गया है परीक्षार्थियों को प्रश्न संख्या 21 से 90 या तो गणित और विज्ञान को सॉल्व करना है या आपको सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं गणित और विज्ञान को। तो देखिए, गणित और विज्ञान के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 31 से और 90 तक के क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? तो रटना एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कथन है। त्रुटियां क्या निभाती हैं? सत्य, क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करती है। यह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे आप, आकार पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बना सकता है, क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है अवकाश समय प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो चुका है। यह संचार कौशल में सुधार करने का अवसर होगा। आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों से के संबंध को प्रोत्साहित करती हैं। शिक्षा बोर्ड द्वारा फील्ड ट्रिप की सिफारिश की जाती है, इसलिए इसका आयोजन अवश्य किया जाना चाहिए। तो इन चारों में से आपको कौन सा आंसर सही होगा? तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपके लिए सी वाला सही होगा। सी है जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, इसका केवल सी ही आपका सही होगा। सी है, सी यह आपका सही है। सी क्या है? क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। सी आपका सही है कि आकार हर वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा है और इस तरह की यात्राएं विषयों में संबंध को प्रोत्साहित करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है। उसने आयतन निकाला, ठीक है। आपने क्या कहा उसको? आपने कहा कि उसको घन की सतह का क्षेत्रफल निकालो और उसने आयतन निकाला। गणना में त्रुटि का क्या कारण हो सकता है? गणना में त्रुटि का कारण हो सकता है कि जो छात्र है सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। यह इसका राइट आंसर होगा। छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, एक बैठक में सदस्यों में से 4/25 महिलाएं थी। यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था? तो यह सदस्यों का 16% था। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे,
अगर आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं वो आपको सॉल्व करके देने हैं तो आप उसको कमेंट में लिख देंगे, तो मैं उसको दूसरी वीडियो में सॉल्व करके दे दूँगी, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले ₹500 में बेची जाती थी? तो इसका आंसर होगा 450। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। नीचे तापमान का एक डाटा सेट दिया गया है, ठीक है, -6, -8, -2, 3, 2, 0, 5, 4, 8। तो जो निचला तापमान होगा वह क्या होगा? तो उसका आंसर होगा 16। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। एक सिक्का 10 बार उछाला जाता है, परिणाम इस प्रकार अवलोकित किए गए हैं। यहाँ पे परिणाम दिए गए हैं। चित्त प्राप्त करने की संभावना क्या होगी? तो चित्त प्राप्त करने की यहाँ पे आपको प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वह होगी आपके 3/5। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे कि संख्यात्मक व्यंजक जो आपके सामने दिया हुआ है 3/7 प्लस फिर ब्रैकेट है -7/8 इक्वल टू 25/56। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो योग के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। निम्नलिखित 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं होता है? तो इसमें से गोले में जो आपका स्फेयर होता है उसमें आपका शीर्ष नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन है कि यदि 5/7 इसका होल जो है वो 4 है, इसको आपने सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आपका आएगा 3/5। इनको अगर सॉल्व करके बताना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं इनको सॉल्व करके आपको बता दूंगी। फिर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, मानिए कि ABC 3 प्रमेय संख्याएं हैं जहां A = 3/5, B = 2/3 और C = -5/6 है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सत्य कौन सा होगा? A प्लस ब्रैकेट B प्लस C = C प्लस A प्लस B, यह सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। ज्यामिति निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है उसको क्या कहते हैं? उसको आप पाई चार्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। यदि Q एक प्राकृतिक संख्या P का वर्ग है तो P है, P क्या है? Q का वर्गमूल है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है 91 प्लस ये पूरा अंडर रूट के नीचे दिया हुआ है, इसका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं। एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर आएगा आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 3 है, इसका आंसर होगा 28। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि दो राशियां x और y एक दूसरे के व्युत्क्रम रूप में घटते बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर है 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, दिया है 7y × 6 y, तब y का मान क्या होगा? तो y का मान होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पे आइए। 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक को भरने के लिए 400 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक में पानी के स्तर की ऊंचाई क्या होगी? तो इसका आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है? तो सबसे जो रणनीति है वह है रोल प्ले। रोल प्ले मुद्रा के योग का कौशल पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि है। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 51 पे।
अपनी कक्षा में गुणा की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने अपने बच्चों से 48 को 4 से गुणा करने को कहा। उसने छात्रों में से एक ने इसे मौखिक रूप से हल किया। ठीक है, 48 को 4 से गुणा करने के लिए हम पहले 48 में 48 जोड़ते हैं, जिससे 96 बनता है, और फिर 96 और जोड़ते हैं तो 192 बनता है। इस प्रकार उत्तर 192 है। गुणा की उसकी रणनीति के बारे में आप क्या कहेंगे? तो इसका जो आंसर आएगा वह होगा, उसने गुणा को बार बार योग के रूप में समझा है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी जानी जाती है? तो इसका आंसर आएगा कि जो बच्चों को पढ़ाना कि घड़ी में समय को कैसे पढ़ा जाए। तो समय की अवधारणा को आपने इस तरह से बच्चों को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य है कि प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की रैंकिंग करना। यह मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। यह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे आएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त विधि है समस्या समाधान विधि। यह इसका राइट आंसर होगा, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? तो सबसे अधिक आवश्यक है किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों की खोज करना। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति है। तो इसका आंसर होगा, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। यह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। एक शिक्षक ने कक्षा 8 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच उलझन में हैं। बच्चों के इस तरह के भ्रम का कारण क्या हो सकता है? इसकी तरह के भ्रम का कारण होगा अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन से संबंधित किए बिना सभी को एक साथ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58। कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो उपयुक्त उद्देश्य होगा आपका गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों की समझ में अंतर जानना। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण सहायक है। तो उपचारात्मक शिक्षण आपका कमजोर छात्रों की सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सहायक है। ठीक है, यह इसका राइट आंसर होगा। तो ये तो आपके 60 क्वेश्चन हो गए गणित के। अब अगले जो 60 क्वेश्चन होंगे वह आपके विज्ञान से होंगे। आपने देखा होगा कि जो गणित का क्वेश्चन पेपर भी है उसमें गणित के क्वेश्चन कम हैं और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछे गए हैं। जो आपने बीएड में गणित शिक्षा पढ़ा होगा, गणित शिक्षा विधि पढ़ी होगी, उसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछे गए हैं। वैसे ही आपको विज्ञान शिक्षा के बारे में भी ज़्यादा पूछा जाए, इसलिए आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण है नहीं है जो वह है कठिन कार्य। फिर देखिए, हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी? तो सबसे अच्छी विधा होगी गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो महत्वपूर्ण उद्देश्य है अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की
प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 64 है, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। तो यह है अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? तो इसका आंसर होगा समानताओं का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। तो संसार में जो पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं वो हैं जालीदार अजगर। इनको कहते हैं रेटिकुलेटेड पाइथन। 68 वाला देखेंगे, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो यह एडवर्ड जेनर ने किया था। 70 वाला देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो वह है सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो इसका है अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम की क्या बात आएगा? प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होता है और राइबोसोम में प्रोटीन पाया जाता है। फिर देखिए, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा? तो यह 16 सेकंड में 32 दोलन पूरे करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? तो यह है सोडियम। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? तो यह आपका एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। प्रति अम्ल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एंटी एसिड इसको बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? तो इनमें से हाइड्रोजन आपकी पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आप आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल के उदाहरण है? तो यह कौन सा है? इसका आंसर होगा आपका चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? यह इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो इनमें से सीएनजी पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। रेड डाटा बुक, क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, रेड डाटा बुक का किसका रिकॉर्ड रखती है? तो जो संकटापन्न प्रजातियां हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनका ये रिकॉर्ड रखती है। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? किसके लिए किए जाते हैं? जो जूते के सोल होते हैं वह आपके असमतल होते हैं। जड़त्व के बढ़ाने के लिए इनको असमतल किया जाता है। जड़त्व को बढ़ाने के लिए जो फ्रिक्शन होता है, जड़त्व तो है, उसको बढ़ाने के लिए इनको असमतल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि यह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? यह विद्युत का कमजोर चालक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से जो सत्य कथन नहीं है वो है, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। यह सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात में सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? तो इसका आंसर होगा पुरी। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्यों बदलती हैं?
क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ होता है, इसलिए पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे आप। दो स्तंभ ए और बी दिए हैं, आपको निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ए के क्रम के अनुसार बी का सही क्रम है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर राइट आंसर होगा। तो इसको यहाँ पर से मिलाएंगे आप। तो जो ये है वृक्ष वितान, तो वृक्ष वितान का जो ए का ऑप्शन होगा वो होगा बड़े वृक्ष की शाखाएं, कैनोपी कहते हैं इसको, ठीक है। बी है अपघटक, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होते हैं? तो जो डिकम्पोजर होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तीसरा है ह्यूमस। ह्यूमस किसे कहते हैं? ह्यूमस आपका पादपों और जंतुओं के मृत ऊतकों को कहते हैं। डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, इसका आंसर ये होगा। और चौथा है आपका शाही। शाही एक जंगली जंतु है, इसे पोर्क्यूपाइन भी कहते हैं। यह इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? यह एक निदानात्मक है। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह एक निदानात्मक है। इसका आंसर यह हो जाएगा, इट इज ए डायग्नोस्टिक। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? विज्ञान मेले का आयोजन करने का उद्देश्य है शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए विज्ञान मेले का जो आपका आयोजन होता है वह किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? तो सबसे उपयुक्त है अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, यह सबसे उपयुक्त है। और क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे। NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। तो यह आपके जो 90 क्वेश्चन हैं यह गणित और विज्ञान से रिलेटेड हैं। अब जो अगला पोर्शन आपका आएगा वह आपका भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय आएगा। तो भाषा प्रथम में आपका इंग्लिश भी आएगा और भाषा द्वितीय में आपका, भाषा प्रथम में इंग्लिश और हिंदी दोनों आएंगी और भाषा द्वितीय में भी इंग्लिश और हिंदी दोनों आएंगी। तो यहाँ पे जो भाषा प्रथम है वह यहाँ पे इंग्लिश है और एक हिंदी है। तो यहाँ पे मैं भाषा प्रथम के रूप में आपको हिंदी का पेपर सॉल्व करके दिखाती हूँ और भाषा द्वितीय के रूप में आपको इंग्लिश का पेपर सॉल्व करके दिखाती हूँ। बाकी आपको प्रैक्टिस के तौर पर अगर ये करने हैं तो अनसॉल्व पेपर की तरह आप इसको अपने कॉपी में उतारिए और इसको सॉल्व करके देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे 91 से है, इसको मैं पढ़ूंगी नहीं। 91 है, ये देखिए। 92 वाला क्वेश्चन देखिए। 93 वाला क्वेश्चन है। 94, फिर उसके बाद यहाँ पे 95 वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ये 96 वाला क्वेश्चन है। ये 97, 98, ये 99, ये 100, 101, ये 102 हो गया है। 103, 104, इसी तरह से ये पूरे 120 तक के क्वेश्चन आपको आएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ होगा और उस पैसेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। तो ये सारा पैसेज आप इस तरह से पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे चलेंगे और इसको, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के देंगे कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए या नहीं किए। देखिए, इसको साथ साथ लिख लीजिए। ये 112 हो गया, 13 हो गया। यहाँ पे भी आपको एक पैसेज दिया हुआ है, पोएम के रूप में दिया हुआ है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो ये उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं, यहाँ पे देख लीजिए। इसको भी आपको सॉल्व करना है, एक प्रैक्टिस पेपर के तौर पे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये पूरे 120 क्वेश्चंस आपके भाषा प्रथम इंग्लिश के हैं। अब यहाँ पे हमने भाषा प्रथम के रूप में आपका हिंदी को चुना है।
इसमें 91 से और 120 के क्वेश्चन हम हिंदी के करेंगे। क्वेश्चन देखिए, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर होगा लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 92 है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से, यह भी आप इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, का माध्यम है। अब यहाँ पे जो भाषा प्रथम है वो हिंदी के रूप में है, और यहाँ पे आपको जो भी राइट आंसर है उस पर टिक किया हुआ है। मैं इसको केवल क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ और जो राइट आंसर है उस पर आपका टिक हुआ है। क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, तो इसका जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 4 होगा, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। क्वेश्चन नंबर 92 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से लिखने का माध्यम भी है, यह यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप, 93 देखेंगे, लड़के होकर रोते हो, यह कथन है। यह कथन क्या है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे है, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है, तो कहानी में क्या होना चाहिए, कहानी में शुद्ध भाषा का प्रयोग होना चाहिए। भाषा की शुद्धता को कहानी में जरूर होना चाहिए। भाषा की शुद्धता कहानी में के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है, तो कहानी में क्या होना चाहिए, कहानी में शुद्ध भाषा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या करना चाहिए, विविध संदर्भ में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी क्या राय है कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जाती है, तो इस कथन पर आपकी क्या राय है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। भाषा और लिपि के बीच क्या है, सीधा संबंध है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, भाषा सभी विषयों के, इसका आंसर हो जाएगा भाषा सभी विषयों के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र में है। कविता एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में क्या है, इसके यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ये सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, तो इसको मिलने से क्या हो जाएगा कि भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। 100 हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, तो इसका आंसर है विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग समझना। लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या जरूरी है, तो यह लिखावट की सफाई सुंदरता को जांचना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलेंगे हम। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या है, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। क्वेश्चन नंबर 103 है, आपकी दृष्टि में अध्याय, तो आपकी दृष्टि में अध्याय क्या है, इसका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य यह होगा। क्वेश्चन नंबर 105, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे, उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 106 से और 113 तक आपने क्या करना है, इस गद्यांश को आपने पढ़ना है। जो यहाँ पे गद्यांश दे रखा है उसको आपने पढ़ना है, और उससे जब इस गद्यांश को पढ़ लेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी ये क्वेश्चन है 106 हो गया, 107 हो गया, 108 हो गया है,
109 हो गया है, 110 हो गया है, उसके बाद 111 हो गया है, उसके बाद देखिए 112 हो गया है और 113। इतने क्वेश्चनों का आंसर आपने इसको पढ़ करके देना है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपने देना है। राइट आंसर पे मैंने क्लिक किया हुआ है। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई और राइट आंसर होगा तो आप उस पर विचार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 से और 120 तक आपने क्या करना है, जो आपके सामने एक कविता दी हुई है इस कविता को पढ़ना है और 114 से लेके 120 तक के क्वेश्चनों को हल करना है। देखो ये सारी कविता आपको ढंग से पढ़नी है। यहाँ से मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देगी, तो इस तरह से आपने इस कविता को पूरा पढ़ना है। और कविता को पढ़ने के बाद आपने 114 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। 114 वाला क्वेश्चन हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 115 हो गया है, इसको आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने 116वां क्वेश्चन देखिए, 117 वाला क्वेश्चन देखिए, 118 वाला क्वेश्चन देखिए, 119 वाला और 120 वाला। तो इस प्रकार से जो प्रथम भाषा है उसके रूप में हमने हिंदी को चुना था और हिंदी को सॉल्व किया। अब हम द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को चुनेंगे और वहाँ पे भी जो हम हिंदी का पेपर है वह आपको सॉल्व करने के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्वेश्चन जो देखिए लास्ट जो इसका भाग है वो है लैंग्वेज सेकेंड, भाषा द्वितीय के रूप में हमने इंग्लिश को चुना हुआ है। यहाँ पे इंग्लिश का पेपर मैं सॉल्व कर देती हूँ और इसके साथ जो हिंदी का पेपर है वह मैं आपको सॉल्व करने के लिए आपके लिए छोड़ देती हूँ। आपने उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा उसको आपने कमेंट्स में लिखना है कि यह क्वेश्चन हमें नहीं आए। तो क्वेश्चन नंबर 121 से और 150 तक के जो भाषा द्वितीय इंग्लिश के क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, पॉजिटिव इंटरफेरेंस इज ए काइंड ऑफ, तो इसका जो आंसर है वो है नेटिव लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंग्विस्टिज्म इज, तो इसका आंसर हो जाएगा एन इंटरफेरेंस। नोट टेकिंग इज डन, इसका आंसर है ड्यूरिंग ए लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्यूपिल्स फर्स्ट लैंग्वेज इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, टू वर्ड्स हैव आइडेंटिकल साउंड एंड स्पेलिंग बट नॉट रिलेटेड इन मीनिंग, इट इज नॉन एज होमोनिमी। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे, लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर इमेजिनेटिव थिंकिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 128, स्टूडेंट्स आर नॉट ऑर्गेनिज्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स sees them as a whole person, CLT। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे, राइटिंग इज द, फिर आपने लिखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड सिस्टमैटिक। व्हेन टीचर यूजेज रेलिया टू टीच vocabulary and grammar, she is using real objects, action and real life situations। A poem whose first letters of each line spell out a word is called alliterative। Question number 132, decorum is spoken English pertains to correct grammatical uses। Question number 133, inquiry based curriculum is based on analogical reasoning। Question number 134, which of the following are structural word, all of the above। क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे,
कन्वेंशन ऑफ राइटिंग इंक्लूड गुड वोकेबलरी। क्वेश्चन नंबर 136 से और 144 तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 136 से 144 तक आपने इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ने के बाद आपने इसी से जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पैसेज को पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पैसेज देखिए, धीरे धीरे आप इस तरह से इसको पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन इस इतने ऐसे करके धीरे धीरे आपको इसको पैसेज को आपने पढ़ना है। और पैसेज से बेस्ड ही आपके जो क्वेश्चन है, इतना बड़ा आपके सामने पैसेज दिया हुआ है, इस पूरे पैसेज को आपने पढ़ना है। और पैसेज को पढ़ने के बाद आपने इसके जो 136 से और 144 तक के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है। ये सारा पैसेज हो गया है। इसके बाद आपने 136, 137, 138, 139, फिर हो गया आपका 140, 141, 142, 143 और 144 तक के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने। उसके बाद आपको फिर से एक पैसेज और दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे आपको 145 से और 150 तक के क्वेश्चन उसको पैसेज को पढ़ के सॉल्व करने। तो पैसेज आपके सामने है, इस पैसेज को भी आपने पूरा पढ़ना है। ये धीरे धीरे मैं ऊपर की तरफ कर रही हूँ, आपको इस पैसेज को भी पूरा पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद इस पर जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से आपने ये पूरा पैसेज पढ़ लिया है। ये देखिए यहाँ तक ये पैसेज है, ये पैसेज है। और इसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं, 145 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 146 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 147, 148, 149 और 150 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो इस प्रकार से भाषा द्वितीय के रूप में आपको इंग्लिश भाषा को चूज कर देने हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे अब जो भाषा द्वितीय के रूप में हमने इंग्लिश भाषा को चूज कर लिया है, लेकिन यहाँ पे भाषा द्वितीय के रूप में हिंदी भी है। हिंदी को मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट की तरह आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। आप इसके क्वेश्चन देख लीजिए, मैं इसके आंसर नहीं बताऊंगी, आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर किसी को डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 से और 150 तक के जो हिंदी के क्वेश्चन हैं उनको भी आप देख लीजिए। ये 121 वाला क्वेश्चन है, ये 122 वाला क्वेश्चन है, 123 देख लीजिए, 124 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 125 है ये 126, फिर यहाँ पे देखिए 127, 128 देखिए, 129, फिर 130 वाला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन 131 वाला क्वेश्चन देखिए, 132, फिर उसके बाद 133 वाला क्वेश्चन देखिए, 134 वाला क्वेश्चन देखिए, 135 वाला क्वेश्चन देखिए। तो ये आपको प्रैक्टिस सेट की तरह करना है इसको। उसके बाद देखिए आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है, ये देखिए गद्यांश। इस गद्यांश को आपने पढ़ना है और आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये गद्यांश को आप धीरे धीरे इस तरह से पढ़ेंगे और ये गद्यांश को पढ़ने के इसको पढ़ने के बाद आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 136 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये है 137 है, 138 है, 39, उसके बाद देखिए 140 वाला देखिए, ये 41 हो गया है, 42 हो गया है, 43 हो गया है। उसके बाद आपको फिर से एक गद्यांश दिया हुआ है और आपने इस गद्यांश को पढ़ने के बाद पूरे 150 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको आप ढंग से पढ़ेंगे इस गद्यांश को। ये पूरा गद्यांश आपने पढ़ लिया है। इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं इनको आपने सॉल्व कर देना है।
तो यह आपका पूरा सीटेट का जो एग्ज़ाम पेपर था वह किस तरह से आएगा उसका पैटर्न है। अब जो लास्ट पेज होगा इसका वह इस तरह से होगा, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश लिखे हुए हैं। आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन पेपर का लास्ट पेज है, इस तरह से आपका लास्ट पेज होता है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर क्लोज हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि जो ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिया है आपने इसको स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश करनी है और इसको सॉल्व करने के बाद आपने चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं या गलत हैं। तो आप बच्चों इस क्वेश्चन को करते रहिए। आपको यहाँ पे जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। टीचिंग से रिलेटेड जितने भी आपके एग्ज़ाम आएंगे उसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा। गणित भी पूछा जाएगा तो उसमें भी बाल विकास पूछा जाएगा। विज्ञान भी पूछा जाएगा तो उसमें भी बाल विकास पूछा जाएगा। हिंदी गणित सब में आपको बाल विकास अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा। तो आज के लिए हम इस क्वेश्चन पेपर को यहीं पे सॉल्व कर दिया हमने और यहाँ पे इस क्लास को एंड करते हैं। जो अगली क्लास होगी उसमें भी मैं आपके लिए एक पेपर लेकर के आऊँगी, एक क्वेश्चन पेपर के लेकर के आऊँगी। या तो मैं सीटेट का लेकर के आऊँगी या टीईटी का लेकर आऊँगी या फिर आपका एलटी या लेक्चरर में से किसी का पेपर आपके लिए लेके आऊँगी। तो आज के लिए क्लास इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में एक नए पेपर के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू क्लासेस।